हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज, आई होप कि अभी तक जो हमारे प्रीवियस 2 वीडियोस थे उसमें सब लोगों ने वो वीडियोस देख लिए होंगे और सारी चीज़ें क्लियर ही हो गई होंगी। इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कंटिन्यू व्हाट वी हैड लेफ्ट इन आवर प्रीवियस वीडियो, ठीक है। सो बेसिकली ये कोई नया टॉपिक नहीं शुरू करेंगे, दिस इज़ गोइंग टू बी ए कंटिन्यूएशन वाला वीडियो, ठीक है। हमने वही चीज़ें यहाँ पे आज शुरू करनी है जो हमने लास्ट वीडियो में थोड़ी सी छोड़ दी थी, ठीक है। इफ़ यू सो लेट्स स्टार्ट, ओके। तो इफ़ यू रिमेंबर, हमने लास्ट वीडियो में आई थिंक नेशनल रिसोर्स कर लिया था, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, सबको याद होगा। पर्टिकुलरिटी बेसिस पे हम बहुत सारे बेसिस पे क्लासीफाई कर रहे थे, कुछ हमने कर लिए थे, कुछ हम कर चुके थे, थोड़ा सा बच गया था तो उसको हम अभी फिनिश कर देते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में वी हैड कंप्लीटेड द इंडिविजुअल रिसोर्स। फिर हमने कौन सा कंप्लीट किया था, बताओ सब बताओ, कौन किया था? वो किया था हमने कम्युनिटी वाला, फिर उसके नेशनल किया था कि नहीं किया था? अच्छा, उसी नेशनल रिसोर्स में जब हमने किया था ना, तो मैं एक चीज़ तब बताना भूल गया, वीडियो बनाने के बाद दिमाग में आया मेरे को, ओ माय गॉड यही बनाना था, सॉरी। तो उसको ना हम क्या करेंगे, तुम लोगों ने जहाँ लास्ट में फिनिश किया है उसके नीचे ऐसे करके लिख दो नोट, ठीक है। नोट का मतलब क्या होता है, ये देखो, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं ना जो कि किताब में ठीक से मेंशन नहीं है, बट हमें जस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि क्या है ये, वो किसका मतलब क्या है, उसको हम ना नोट करके लिख लेते हैं। तो दीज आर नॉट गोइंग टू कम इन एग्जाम्स डायरेक्टली, बट आ भी सकता है, बट हमारी समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो नोट में तुम एक पॉइंट लिख दो, राइट, टेरिटोरियल वाटर्स, ठीक है। तो टेरिटोरियल वाटर्स क्या होते हैं ये लिख लो, क्योंकि नेशनल रिसोर्स में वो टर्म ऐड है ना, इसलिए मैं तो भूल गया उस वक्त। तो टेरिटोरियल वाटर्स का मतलब क्या होता है कि टेरिटरी का पानी। टेरिटरी का मतलब क्या होता है, बेसिकली यू कैन से जो हमारा इंडिया का पूरा बाउंड्री है ना, तो उसको पूरा हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पूरी जो बाउंड्री है हमारी, ठीक है। तो टेरिटोरियल वाटर्स, अब पानी कहाँ पे होगा? पानी तो वही जो होगा जहाँ पे समुद्र होगा। वी कैन नॉट हैव अ टेरिटोरियल वाटर, यू नो, पाकिस्तान में तो नहीं हो सकता, बिकॉज देयर इज नो वाटर, ठीक है। तो हमें पानी चाहिए, वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में, ओशन वाला पानी। तो वो कहाँ होगा? वो साउथ में ही होगा। सो वी विल राइट कि हमने जो लास्ट में किया था कि नेशनल रिसोर्स में जो 12 नॉटिकल माइल वाला जो पानी है, ठीक है, रीजन, ठीक है, मेजरिंग, ठीक है, रीजन मेजरिंग 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन। बेस लाइन मतलब पता है ना सबको, कोस्ट लाइन, बेस लाइन, फ्रॉम द बेस लाइन ऑफ एन इंडिविजुअल कंट्री। आई होप ये मार्कर दिख रहा होगा, थोड़ा हल्का हो गया, ऑफ एन इंडिविजुअल कंट्री, ठीक है, इज कॉल्ड an area of, is called an area of, it is called a region of टेरिटोरियल वाटर्स, ठीक है। तो ये लिख लो, राइट। और इसके लिखने के बाद आई गेस सबको समझ में आ ही गया होगा, हमने किया था ना डिस्कस में कि जो नेशनल रिसोर्स होता है उसमें समुद्र के भी कुछ पानी को एडअप किया जाता है। तो वो जो कोस्ट लाइन से, याद है, देखो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ठीक है। मान के चलो कि ये तुम्हारा, ये क्या है, दिस इज योर कोस्ट, ये तुम्हारा लैंड वाला एरिया है, ठीक है, दिस इज योर लैंड वाला एरिया, एंड ये मान लो समुंदर है, दिस इज योर समुंदर का एरिया, ठीक है। तो दिस इज द समुंदर का एरिया, ओके। नाउ सो सपोज इफ वी से कि दिस इज आवर कोस्ट लाइन, सो इस कोस्ट लाइन से अप टू अ डिस्टेंस ऑफ कितना, 12 नॉटिकल माइल्स। तो ये कोस्ट लाइन से जो 12 नॉटिकल माइल्स का पानी है, इस पानी को हम क्या कहते हैं? टेरिटोरियल वाटर्स, ठीक है। ये टेरिटोरियल वाटर्स कौन सा रिसोर्स में आता है? तो नेशनल रिसोर्स में आता है। वी हैड डिस्कस्ड इट। तो ऐसा डायग्राम बना लो, ठीक है। और इस डायग्राम बनाने के नीचे लिख दो फिगर टेरिटोरियल वाटर्स, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ब्लैक वाला मार्कर आई थिंक थोड़ा काम नहीं कर रहा है, सो उसको अपन चेंज कर देंगे, राइट। लेकिन बाकी सारा स्क्रीनशॉट ले लो। डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एग्जाम्स में। सो अगर चेकर को इम्प्रेस करना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू गेट 100 आउट ऑफ 100,
मेक श्योर दैट यू मेक डायग्राम्स, ठीक है, अंडरस्टैंड। चलो हो गया, इसको मिटा देते हैं। वेयर इज द डस्टर मैन? ओके, हियर इज द डस्टर, वी गॉट अ डस्टर। ओके, तो ये चीज़ हमारी हो गई नोट में। अब अपन चलते हैं। अरे यार इतना ख़राब हो गया है कि ये तो बिल्कुल भी मिट ही नहीं रहा। ये लोग ना ये पक्का ये पूरा बेइज्जती करा के रहेगा, देखना मेरा। 2 मिनट का टाइम दो, मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। ओके, सो वी आर डन विद द टेरिटोरियल वाटर्स, ठीक है। आई एम जस्ट गोइंग टू रब इट, इसको रब कर देता हूँ मैं। अब चलते हैं हमारे नेशनल रिसोर्स के बाद। कौन सा बचा है भाई, किसी को याद है? तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में हमने इंडिविजुअल कर लिया ख़त्म, हमने कर लिया कम्युनिटी वाला भी कर लिया, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज भी कर लिया, हमने नेशनल रिसोर्स भी कर लिया, ठीक है। और लास्ट में एक और चीज़ बचती है, वो क्या है? वो है हमारी बहुत, मतलब मेरी पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि इस पर ना जो अब देखो, अगर टेक्निकली देखा जाए तो वर्ल्ड वॉर जो होगा वो इंटरनेशनल रिसोर्स को लेके ही होगा, ठीक है। अभी रशिया यूक्रेन में चांसेस बन गए थे कि शायद से हो सकता था, बट चलो थम गया। लेकिन ऐसा बोलते हैं लोग, इन फ्यूचर इफ देयर इज एनी वर्ल्ड वॉर 3 और वर्ल्ड वॉर 4 और 5, इट इज़ गोइंग टू बी ओनली ऑन द बेसिस ऑफ, और फॉर द कैप्चर ऑफ व्हाट, फॉर कैप्चरिंग द इंटरनेशनल रिसोर्सेज, ठीक है। तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज मेरा पर्सनल फेवरेट है। तो लास्ट जो हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में बच गया था वो इंटरनेशनल रिसोर्स बच गया था, ठीक है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट टर्म जो किताब में है वो है, एक टर्म है, ठीक है, उस टर्म को अपन पहले कर लेते हैं। मतलब नेशनल रिसोर्स के बाद इस टर्म को तुम लोग डू नॉट टेक इट एज समथिंग कि जो ये सर ये तो क्लासिफिकेशन के बेसिस में तो नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, उसकी बेसिस में नहीं है। ये टर्म एक अलग से नीचे हेडिंग दे दो, ठीक है। कह सकते हो कि इट इज़ अगेन अ काइंड ऑफ नोट, इसको नोट में ही पढ़ेंगे हम, जो कि थोड़ा सा किताब में दिया गया है, ठीक है। इसको समझ लोगे ना तो इंटरनेशनल रिसोर्स थोड़ा आराम से समझ में आ जाएगा। तो इसको हम थोड़े अलग से पढ़ लेते हैं। तो इंटरनेशनल रिसोर्स को शुरू करने से पहले वी आर जस्ट गोइंग टू मेक श्योर कि इस टर्म को समझ लें क्या है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है ये, और किताब में ये क्या दिया गया है, इसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक, इट इज़ इकोनॉमिक, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। सो दिस टर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन शॉर्ट वी कैन कॉल दिस एज EEZ, ओके। So this term is very important and it may come in exam of 1 mark or of 2 marks, जो भी। So you have to make sure कि इस टर्म को पक्का करके जाओ, ठीक है। अब देखो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है, चलो इसको समझते हैं, पहले डायग्राम से समझ लेते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू मेक द कोस्ट लाइन। अब ये इंडिया की कोस्ट लाइन है, ठीक है। लेट मी से दिस इज द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, ओके। नाउ हमें पता है कि ये कोस्ट लाइन है, तो जो 12 नॉटिकल माइल, मतलब यहाँ से लेके अगर मैं यहाँ तक 12 नॉटिकल माइल बना दूँ, ठीक है, तो ये तो हमारा टेरिटोरियल वाटर्स है, मतलब ये तो नेशनल रिसोर्स में आ ही जाता है, राइट। लेकिन इसके बाद ना जो लॉ ऑफ द सी, जो कन्वेंशन हुआ था, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, क्या है वो, उस कन्वेंशन में एक और प्रॉब्लम उठा कि सर ठीक है, आपने कह दिया कि 12 नॉटिकल माइल ये जो पानी है टेरिटोरियल वाटर्स वाला पानी, ये इसलिए आपने हमें इसलिए दिया है फॉर आवर सिक्योरिटी रीजंस, ताकि हम अपने शिप्स को, अपने अपने डॉकयार्ड्स को वहाँ पे बना पाए, मेंटेन कर पाएँ। बट व्हाट आई मीन टू से कि सर मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ पे ना एक यहाँ के समुंदर में, मतलब ओशन के इस वाले पॉइंट पे देर आर मैनी रिसोर्सेज, ओके, एंड सिंस आई एम वेरी नियर, आई एम नियरेस्ट टू दीज रिसोर्सेज, मैं इस रिसोर्स के सबसे करीब हूँ। इवन पाकिस्तान इज सेइंग कि सर, Pakistan is here, so Pakistan is saying कि sir I also want to have access to these resources. Sri Lanka is also saying कि sir I also want to have access to these resources. But India कह रहा है कि सर सबसे पास तो मैं हूँ, तो टेक्निकली तो सबसे पहले मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि पास में मैं हूँ ना, तो मेरे को दो यार, ये गलत बात है। या इंडिया ये भी कह सकता है कि कुछ रिसोर्सेज यहाँ पे हैं 12 नॉटिकल माइल्स के थोड़ा सा पार, तो इंडिया कह रहा है सर ये भी तो मुझे दो यार। अब कोई और कंट्री यहाँ से आएगी और लेके चली जाएगी, तो ये तो हमारे साथ अन्याय है। तो इसीलिए लॉ ऑफ द सी में ना एक और चीज़ बना, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ के प्रॉब्लम्स थे कि सामने ही रिसोर्स है लेकिन कोई और लेके चले जाएगा, क्योंकि वो इंटरनेशनल रिसोर्स की कैटेगरी में आ जाएगा, कैसे अपन बात करेंगे। तो इसीलिए एक और चीज़ किया गया कि वो जो लॉ ऑफ द सी था ना, लॉ ऑफ सी था, उसमें हमको पता है कि वो जो कन्वेंशन हुई थी यूनाइटेड नेशंस की, उसमें एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को बनाया गया था। मतलब यूनाइटेड नेशन एक एजेंसी बनाई थी, मैंने लिखवाया था पिछली बार, क्या नाम था उसका, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, वो याद कर लेना, आ सकता है। तो उस इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी को वी कैन ऑल्सो कॉल्ड ISA, ठीक है। अब ISA ने क्या किया ना, एक मतलब सबकी प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन निकालने के लिए उन्होंने बोला ठीक है काम करते हैं, देखो यहाँ पे अपन इस डायग्राम के बाद ना तुम नीचे एक और डायग्राम बनाओ। देखो डायग्राम्स बहुत अच्छे होने चाहिए, नंबर बहुत अच्छे आते हैं।
जैसे मान लो कि ये है तुम्हारा, दिस इज योर लैंड, ओके, एंड दिस इज योर पानी। तो इन लोगों ने बोला अच्छा एक काम करते हैं, सुनो, यहां से लेके किसी कंट्री के 12 नॉटिकल माइल को तो हम टेरिटोरियल वाटर्स कहते हैं। अब ये टेरिटोरियल वाटर्स क्यों कहते हैं भाई, देख लो बहुत आसान है, क्योंकि वो तुम्हारी टेरिटरी का ही पानी है वो समुद्र का पानी, लेकिन उसको कंसिडर किया जाएगा कि वो तुम्हारे देश का पानी है, मतलब उस पानी में कोई भी नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। अभी मैं डिस्कस करूंगा, देखो। तो ये तो टेरिटोरियल वाटर्स हो गए। लेकिन कुछ कंट्रीज़ ने कहा कि सर रिसोर्स यहाँ पे है, हम ये इसको कैसे लें, और सबसे पास मैं हूँ। तो इसलिए लॉ ऑफ द सी ने एक और चीज़ बनाया, उसने निकाला एक टर्म, क्या, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। उसने बोला एक काम करते हैं, देखो हर कंट्री के जहाँ भी कोस्ट लाइन है वहाँ से लेके 200 नॉटिकल माइल, कितना नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल, ठीक है, 200 नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल इज़ बेसिकली डिस्टेंस नापने का तरीका होता है समुद्र में। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि कोई मुझे बताना कि क्यों नॉटिकल माइल यूज़ हो जाता है, किसी ने बताया ही नहीं, बट खैर कभी और बताएंगे। ये तुम्हें ही आंसर बताओ इसका, बहुत ईजी है। देखो तो क्या बोला आईएसए ने बोला ठीक है, टेरिटोरियल वाटर्स हमने आपको दे दिया, इसके साथ ही साथ उस कंट्री को उसके कोस्ट लाइन से, मतलब ये 12 नॉटिकल माइल भी 200 नॉटिकल माइल में आएंगे। उसने कहा कि फ्रॉम योर कोस्ट लाइन अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 200 नॉटिकल माइल्स इन दी ओपन ओशन, खुले समुद्र में, मतलब नदियों पे नहीं मिलेगा ये जो 200 नॉटिकल माइल्स। अब इस पानी के नीचे जितना भी रिसोर्स है ना, ये पानी में जितना भी रिसोर्स है, ठीक है, ये पानी में जितना भी रिसोर्स है, ये रिसोर्स पे एक्सेस किसका होगा, उस कंट्री का होगा जिस कंट्री के साइड से आपने कोस्ट लाइन से नापी है, ठीक है। मतलब एक्सक्लूसिव मतलब क्या होता है, एक्सक्लूसिव मतलब होता है सिर्फ, ठीक है। इकोनॉमी मतलब समझ लो पैसा, और जोन मतलब क्या होता है, जोन मतलब होता है रीजन। अब पैसा कब आएगा, पैसे तो तभी आएंगे जब आपके पास रिसोर्सेज होंगे, तभी तो आप उसको बेचोगे। तो आईएसए ने बोला कि देखो अब उसकी कोस्ट लाइन से लेके 200 नॉटिकल माइल ओपन ओशन में ये जो पानी है ना, इस पानी के बेड पे और इस पानी के बेड पे और इस पानी में, मतलब मछलियाँ भी, जितने भी रिसोर्सेज हैं उस पर एक्सेस सिर्फ उस कंट्री का होगा, लेट अस सपोज इंडिया का होगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो इसे कहते हैं एक्सक्लूसिव, मतलब दिस वाटर्स एक्सक्लूसिवली फॉर इकोनॉमिक पर्पस बिलोंग्स टू इंडिया। नाउ अब रिमेंबर आई यूज्ड द वर्ड इकोनॉमिक पर्पस। क्या होता है, देखो डिफरेंस क्या हुआ, 12 नॉटिकल माइल का पानी भी 200 नॉटिकल माइल में ही आ गया है, लेकिन थोड़ा सा अंतर भी है। ये जो 12 नॉटिकल का माइल का पानी है ना, ये एक ऐसा पानी है जो पानी में जितने रिसोर्सेज हैं वो तो आपका ही है, लेकिन वो पानी भी आपका है। मतलब कोई शिप यहाँ से क्रॉस भी नहीं कर सकती, इस वाले एरिया से कोई शिप ही नहीं जा सकती, यहाँ से कोई शिप ऐसे करके नहीं जा सकती, ना 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 ना। अगर वो जाएगी तो आपकी परमिशन लेके जाएगी, बिना परमिशन के लेके नहीं जाएगी। लेकिन जो 12 नॉटिकल माइल के बाद जो एक्स्ट्रा है, मतलब जो बचता है ना लास्ट में 188 नॉटिकल माइल्स, वहाँ ये जो 200 नॉटिकल माइल्स है, तो अगर उसमें 12 नॉटिकल माइल्स को हटा दो, जो बाकी का बचेगा इस पानी में से ना, हम लोग यहाँ देख लेते हैं, ये मैं अगर बोल दूं कि ये पूरा 200 नॉटिकल माइल का पूरा एरिया है, ठीक है, तो इस पानी में से आराम से कोई शिप निकल सकती है। ऐसा नहीं है कि इस कंट्री का पानी हो गया। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब होता है उस पानी के सिर्फ रिसोर्सेज हो गए, आपका पानी नहीं हुआ कि आप किसी को रोक रहे हो, नहीं तो फिर ऐसे तो ट्रांसपोर्ट मुश्किल हो जाएगी ना। सो इफ चाइना वांट्स टू क्रॉस इट्स शिप फ्रॉम द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इट कैन डू सो, लेकिन कैन इट डू सो इन द टेरिटोरियल वाटर्स? नो, ठीक है। अब मान लो पता, मतलब याद रखना, कोई भी जहाज़ आके, हाँ एक चीज़ याद रखना कि अगर कोई जहाज़ जा रही है तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में वो जहाज़ रुकेगी नहीं, क्योंकि अगर रुकेगी इसका मतलब कुछ ना कुछ वहाँ से ड्रिल कर सकती है, हो सकता है ऑयल कर सकती है या फिशेस पकड़ सकती है, तो दैट इज़ नॉट अलाउड। यू जस्ट हैव टू मेक अ पैसेज, जाना है, ठीक है। इन केस अगर कोई कंट्री गलती से किस में घुस गई, टेरिटोरियल वाटर्स में, टेरिटोरियल वाटर्स में अगर मान लो तुम घुस जाओगे ना, तो उस पर्टिकुलर कंट्री को पूरा ऑप्शन होता है आप उसको धुन दो, मतलब मार के मुँह दो, अरे क्या होता है ऐसे करके मुँह मार दो, ठीक है, गोली वोली मार दो। हाँ, लेकिन टेक्निकली जब कंट्रीज़ अगर मान लो कभी घुस जाती हैं, तो कंट्रीज़ जो है ना बेसिकली उन लोगों को बोलती हैं कि आपकी जो पनडुब्बी है या आपकी जो शिप है, कार्गो शिप है, जो भी है, रूल ये है कि अगर आप टेरिटोरियल वाटर्स में घुस गए हो तो आप
जो पानी में हो, पनडुब्बियाँ पानी में होती है ना, वो ऊपर आ जाए, सरफेस पे आ जाए और सरफेस पे आके अपना झंडा दिखाए, ताकि इंडिया आइडेंटिफाई कर ले कौन सी कंट्री का झंडा है। अगर आप ऐसा करते हो तो इंडिया को समझ में आ जाएगा कि ये टेरिटोरियल वाटर्स में गलती से घुसा है, इज़ नॉट आवर एनिमी। लेकिन अगर टेरिटोरियल वाटर्स में कोई और पनडुब्बी घुस गई और बिना नहीं आ रही ऊपर, तो इंडिया हैज़ द लाइसेंस कि आप उसको मार सकते हो, ठीक है। बट इंडिया कैन नॉट डू सो इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में सिर्फ इकोनॉमिक पर्पस के लिए रिसोर्सेज ही सिर्फ उस एक्सक्लूसिवली किसको बिलोंग करते हैं, इस कंट्री को। पूरा पानी एज सच बिलोंग नहीं करता, ठीक है। क्लियर हुआ? ये डायग्राम बना लो, ठीक है, बहुत अच्छी डायग्राम है। इतना क्लियर हुआ? जल्दी से ले लो। चलो अब अपन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। तो याद रखना दिस क्वेश्चन में कम, ठीक है, तो इसीलिए इसकी डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। सो राइट क्या लिखोगे? द रीजन, ठीक है, मेजरिंग 200 nautical miles in an open ocean। याद रखना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन सिर्फ ओशन में होता है, ठीक है। मतलब इंडिया और पाकिस्तान की जो लैंड बाउंड्री है वहाँ नहीं होता, सिर्फ पानी में होता है। द रीजन मेजरिंग 200 nautical miles in an open ocean, कहाँ से? फ्रॉम द कोस्ट लाइन, ठीक है, ओवर विच, जिस पे ओनली द इंडिविजुअल कंट्री, मतलब जो एक कंट्री है, इंडिविजुअल कंट्री has the access to extract those resources, ठीक है, is called exclusive economic zone, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन वाला पॉइंट है ना, अपने वीडियो को स्पीड कर लेना, ट्वाइस कर लेना, ठीक है, 2 टाइम्स कर लेना और फिर लिख लेना आराम से, स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप किसी को कोई क्वेश्चन या कोई डाउट नहीं होगा। बट एक एक्स्ट्रा चीज़ जो जनरल नॉलेज की मैं बता देता हूँ। देखो अभी हमने बात की ना, जैसे मैंने यहाँ इंडिया बना दिया और यहाँ पे हम श्रीलंका बना देते हैं। अब यहाँ से अगर तुम मान लो, पता नहीं तुम्हें दिख रहा होगा कि नहीं, देखो मान लो कि इंडिया है एंड दिस इज श्रीलंका। अब इंडिया की ये तो मान लो 200 नॉटिकल माइल यहाँ तक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ दिक्कत हो सकती है। क्यों हो सकती है भाई? क्योंकि यहाँ पे श्रीलंका भी तो बोलेगा ना कि मेरा भी 200 नॉटिकल माइल है। चाहे कोई भी आइलैंड छोटी हो या बड़ी हो, कोई कंट्री बड़ी हो या छोटी हो, ठीक है, 200 नॉटिकल माइल सबका होता है। तो 200 नॉटिकल माइल अगर इंडिया बोलेगा मेरा है और 200 नॉटिकल माइल श्रीलंका बोलेगा मेरा है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा क्लैश। अब जब क्लैश होगा तो इसको कैसे सुधारेंगे? इसको सुधारने का एक ही तरीका है, क्या? आप दोनों दूसरे एक साथ से बैठो और फिर इंडिविजुअली डिसाइड करो कि इस पॉइंट पे कौन से पॉइंट को हम अपनी बाउंड्री माने, ठीक है। एक 200 नॉटिकल माइल है तो 100 नॉटिकल कर लो, ठीक है, या जो भी करना है, जैसे करना है वैसा करो, ठीक है। लेकिन आपको खुद म्यूचुअली उसको डिसाइड करना पड़ेगा, राइट। तो क्योंकि हमारा जो 200 नॉटिकल माइल है वो बेसिकली श्रीलंका के साथ मतलब श्रीलंका के पूरे एरिया भी आ जाता है उसमें, ठीक है, 200 नॉटिकल माइल में। इसीलिए हमेशा देखना कि कोई मैप में जब भी देखना कि इंडिया का जब भी मैप होगा ना, तो श्रीलंका का मैप भी होता है, ठीक है। या तो श्रीलंका का पूरा मैप होगा अगर इंडिया का मैप होगा, या किसी मैप में ऐसा भी होता है कि श्रीलंका का मैप आधा होगा। और वो आधा मैप क्यों है? तो ये मत समझना कि कोई जगह खत्म हो गई थी, आधा इसलिए है क्योंकि उस आधे रीजन तक ही 200 नॉटिकल माइल्स इंडिया का एक्सटेंड करता है, ठीक है। आई बात समझ में? चलो ये बहुत ज्ञानवर्धक बातें कर दी, केबीसी में काम आएगा, बहुत बेहतर, तालियां बजाओ, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलो ये हो गया। तो यही बताना था मुझे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में। आई होप सारे डायग्राम्स बन रहे हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। क्या अभी हमारा जो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में लास्ट था, क्या वो था? इंटरनेशनल रिसोर्स। तो चलो इंटरनेशनल रिसोर्स हम कर देते हैं, ठीक है। सो राइट, इंटरनेशनल रिसोर्स। चौथा क्या था? इंटरनेशनल रिसोर्स। अब क्योंकि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन समझ में आ गया है तो इंटरनेशनल रिसोर्स भी समझ में आराम से आ जाएगा। वैसे समझ में इतना मुश्किल काम नहीं है, मेरा काम तो एक ही है बस कि मैं थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें बताते रहूँ, थोड़ी सी इन्जॉयमेंट डालते रहूँ, राइट। वेयर इज़ माई टैबलेट मैन? जस्ट अ सेकंड गाइस। ओके, आई हैव गॉट माई टैबलेट टू द हैंड।
सब लोग बोलते हैं सर आप वीडियोस को एडिट क्यों नहीं करते। मैंने कहा कर देंगे यार, ऐसा लगता है कि टाइम ही नहीं मिलता, बट रेगुलरली अगर होने लग जाएंगे ना तो करने लग जाऊँगा। बट इसमें अगर समझ में आ गया सबको देन परफेक्ट। वो इज़ द थिंग यार। ओके वेट जस्ट अ सेकेंड। ये रहा। चलो ठीक है, तो इंटरनेशनल रिसोर्स क्या होता है खुद ही बोलो, इसकी डेफिनेशन में क्या लिखोगे। नेशनल रिसोर्स का मतलब क्या है, जो देश की सरकार करे, जो किसी नेशन का हो। इंटरनेशनल मतलब पक्की बात है किसी भी देश का नहीं होगा, ठीक है। तो अगर किसी भी देश का नहीं हो तो भाई उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। तो इसका मतलब इंटरनेशनल रिसोर्स है, मतलब उसको कंट्रोल करने का बॉडी जो काम होगा वो भी कौन कर रही होगी, कोई एक ऐसी बॉडी कर रही होगी जो इंटरनेशनली ही रिकॉग्नाइज्ड हो, है ना। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, लिखो क्या, दीज रिसोर्सेज, पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 1 दीज रिसोर्सेज, पॉइंट नंबर 1 ऐसे लिखते हैं, कभी भी वैसे मत लिखना। दीज रिसोर्सेज आर रेगुलेटेड by some international institutions, ठीक है। मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था होगी जो इन रिसोर्सेज को रेगुलेट करवाएगी। याद रखना हमारे केस में बताओ इंडिया, भारत, हमारे केस में वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन कौन है, अरे यूनाइटेड नेशन है, और क्या, ठीक है। यूनाइटेड नेशन है ना, ये बेसिकली दुनिया के पापा हैं। मम्मी का मुझे नहीं पता, बट दुनिया के पापा हैं, ठीक है। कुछ भी होगा ना दुनिया में और वो इंटरनेशनल है तो किससे परमिशन लेनी पड़ेगी आपको, यूनाइटेड नेशन से या उसकी बॉडी से। दूसरी पॉइंट क्या लिखोगे, दूसरी पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि क्योंकि वो इंटरनेशनल रिसोर्स है, इसका मतलब किसी को भी अगर उससे वो रिसोर्सेज चाहिए तो आपको किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, इससे लेनी पड़ेगी। तो क्या लिखोगे, नो कंट्री कैन, यही सारे पॉइंट्स तुम बोर्ड एग्जाम्स में लिखोगे डिट्टो के डिट्टो। अब ये मत समझना कि भाई हम क्यों ही लिखें, बिकॉज मैं कह रहा हूँ, यू कैन ट्रस्ट मी ईजिली, आई हैव काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो मैं तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, है एक्चुअली, एंड सो लिख लेना, ओके। सो नो कंट्री कैन हैव, अब मैं अपनी तारीफ़ नहीं करना चाहता, नहीं तो तुम बोलोगे वाह बहुत ही घमंडी है, ऐसा नहीं है, सॉरी। नो कंट्री कैन हैव एक्सेस टू दीज रिसोर्सेज without the concurrence मतलब permission, concurrence from the international institution, ठीक है, ओके। सो कोई भी कंट्री एक्सेस नहीं कर सकती इन रिसोर्सेज को बिना परमिशन से, किसके, मतलब बिना परमिशन पापा के आप रिसोर्सेज नहीं ले सकते। आई होप इट्स क्लियर। ये तो बहुत इजी था, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट दोनों मिलते हैं, है कि नहीं। और तीसरा पॉइंट, अब अगर सपोज तुम्हारे एग्जाम्स में ऐसा हो गया कि भाई मेरे को, मैं पढ़ के गया था भाई, लेकिन क्या करें भाई, मेरे को याद नहीं आया आंसर भाई, तो ऐसा नहीं है यार। देखो अगर 3 या 5 नंबर का क्वेश्चन आता है या 4 नंबर का आता है, जितना भी नंबर का आता है, तो दिमाग लगाना। अगर मान लो कि तुम 1 पॉइंट कम पढ़ रहे हो, कि 1 पॉइंट क्या था 1 पॉइंट क्या था, तो अगर 1 पॉइंट तुम्हें याद नहीं ना, तो जस्ट तीसरे पॉइंट में एक एग्जाम्पल लिख दो। एक एग्जाम्पल जो है ना, इट्स लाइक अ लड़की का आभूषण, ये एक सजावट का काम करता है, आंसर्स का ये आभूषण है। अगर आप 1 पॉइंट एग्जाम्पल दोगे तो आपको डेफिनेटली आंसर्स में बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि चेकर को ये समझ में आ जाएगा भाई इस बंदे ने रटा नहीं है, इस बंदे को पता है कि इसका एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल्स बहुत सारी शो करती हैं। तो इतने डायलॉग बोलने के बाद अब ये सब डायलॉग नहीं बोलेंगे, क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल्स आर क्या, पहला रिसोर्सेज विच लाई बियॉन्ड, इसको अपन थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स इन ओपन ओशन। तो 200 नॉटिकल माइल के बाद जो पानी में जितने भी रिसोर्सेज हैं वो क्या है, वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज है, पहला ये। सेकंड क्या लिख सकते हो, बी में जो स्पेस है, स्पेस समझते हो ना, 100 किलोमीटर के ऊपर, 100 किलोमीटर अबव। स्पेस का मतलब क्या हुआ, 100 किलोमीटर और उसके ऊपर। कुछ लोग 70 कहते हैं, बट नहीं, इंटरनेशनली ये रिकॉग्नाइज्ड है, क्या, 100 किलोमीटर, ठीक है। तो 100 किलोमीटर के जो ऊपर जो स्पेस है, उस पर भी जितने भी चीज़ें हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, किसी को मून पे अपना स्पेसशिप भेजना है, किसी भी भेजना है, तो बेसिकली वो क्या है, वो बेसिकली एक इंटरनेशनल रिसोर्स है, ठीक है। उस पर सारी कंट्रियों का हक है विथ परमिशन, ठीक है। तो स्पेस और कुछ
एक और लिख सकते हो तुम, क्या, यू कैन राइट ग्राउंड वाटर कैन ऑल्सो बी अब तुम लोग बोलोगे हैं कि हम जो अपने धरती में जो समरसिबल का जो पानी पीते हैं, ग्राउंड वाटर पीते हैं, वो इंटरनेशनल रिसोर्स थोड़ी है ना बे। तो देखो ग्राउंड वाटर टेक्निकली देखा जाए तो इंटरनेशनल रिसोर्स वो है। क्यों है? क्योंकि देखो ग्राउंड वाटर जो होता है ना, पानी जितना भी है ग्राउंड में, जितना ही पानी है वो कहीं ना कहीं एक दो सारे कुछ ना कुछ अपने एक चैनल से कनेक्टेड है। ठीक है, अब मैं डायग्राम में नहीं दिखाऊंगा उसे, सारे ग्राउंड वाटर कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। मतलब एक टाइम ऐसा आ जाएगा ना कि मान के चलो कि पानी की स्कार्सिटी हो गई, उस टाइम पे वो कंट्री डिसाइड नहीं करेगी कि ग्राउंड वाटर रिसोर्स यूज़ करें कि नहीं, वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन डिसाइड करेगा कि रिसोर्स को यूज़ करा जाए कि नहीं किया जाए। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर इज ऑल्सो इफ यू सी कनेक्टेड। ठीक है, मिनरल्स, ग्राउंड वाटर जो हमारे डीप इनसाइड द अर्थ है। ठीक है, अगर आपको इतने डेप्थ के नीचे एक्सट्रैक्शन करनी है, इतने डेप्थ के नीचे एक्सट्रैक्शन करनी है, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा भी टाइम आएगा जब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन कहेगा कि हमें परमिशन दो, मतलब परमिशन के बाद ही आप कर पाओगे। तो ग्राउंड वाटर, मिनरल्स जो आज के टाइम में कभी कभी हमें इंटरनेशनल रिसोर्स नहीं लगते क्योंकि हम तो आज आराम से कर लेते हैं, बट एक ऐसा टाइम आएगा जब स्कार्सिटी होने लग जाएगी, हर जगह प्रॉब्लम हो जाएगा, ह्यूमन का एक्सिस्टेंस खत्म होने लग जाएगा, उस टाइम पे ये जितने भी रिसोर्सेज हैं वो क्या इंटरनेशनल रिसोर्स कहला पाएंगे। ठीक है, तो ये बस मैंने लिख दिया है, बट द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर, पहला ये, दूसरा ये। ठीक है, तीसरा इन केस इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट। ठीक है, चलो तो इंटरनेशनल रिसोर्स हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। अब पहले वाले पॉइंट को थोड़ा समझ लेते हैं, क्या, वो 200 नॉटिकल माइल वाला, वहाँ मैंने पढ़ा था ना अभी, इसलिए। तो देखो अगर हम चाहें तो इसका एक डायग्राम बना सकते हैं छोटा सा। मान लो कि ये कंट्री ए है, ठीक है, ये कंट्री बी है और ये कंट्री सी है और ये कंट्री डी है। ये डायग्राम बना लेना तुम। इसका 200 नॉटिकल माइल ये रहा, इसका 200 नॉटिकल माइल ये रहा, इसका 200 नॉटिकल माइल ये रहा, इसका ये रहा। ठीक है, अब ये जो पानी बचा, मतलब ये ओपन ओशन की बात हो रही है, तो बस मैं बता रहा हूँ, ये जो दिख रहा है ना, ये क्या है, ये जो पानी है, ये जो पानी है ये क्या है, इट इज़ एन इंटरनेशनल रिसोर्स। ठीक है, तो इस कंट्री पे क्लियर हो गया, पक्का पक्का ना, पक्का, चलो बहुत बढ़िया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ इसके बाद इंटरनेशनल रिसोर्स के नीचे ही तुम एक बहुत एग्जांपल लिखोगे, क्योंकि ना एक मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा है, पता नहीं तुम लोग मन में क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं, बट मेरे मन में एक बहुत मस्त क्वेश्चन आ रहा है। चलो हम एक चीज़ करेंगे, इंटरनेशनल रिसोर्स के नीचे लिखोगे, मतलब इसी का एक सब हेडिंग है, हम करेंगे एक केस स्टडी। केस स्टडी मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल पढ़ेंगे। क्या, उस केस स्टडी का नाम है इंडिया माइनिंग मैंगनीज नोड्यूल्स इन द इंडियन ओशन। तो इस केस स्टडी का नाम है इंडियन ओशन में कुछ मिनरल्स, मेटालिक मिनरल्स हैं, उसको माइन करने के लिए इंडिया ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। देखो क्या हो गया ना, अब इसको समझते हैं क्या है ये इंटरनेशनल रिसोर्स। देखो केस स्टडी क्या है, बहुत ईजी है, तुम्हारे येलो वाले बॉक्स में दिया है। जैसे मान लो इंडिया है, इंडिया का एग्जांपल लेंगे, इंडिया ही पढ़ रहे हैं, आपने 12 नॉटिकल माइल बना दिया, जमूरे 12 नॉटिकल माइल आ गया, 200 नॉटिकल माइल जमूरे आ गया, वो भी आ गया, बहुत बड़ी बात। लेकिन इंडिया ने बोला सर इस 200 नॉटिकल माइल के बाद भी सर ना एक बात सुनिए ना सर, सुनिए ना प्लीज़ सर देखिए यहाँ पे ना सर, यहाँ पे ठीक है, मैं चलो यहाँ बना देता हूँ। बोल रहा है कि सर यहाँ पे ना सर रिसोर्स है सर, ठीक है, और हमको रिसोर्स चाहिए सर। तो यूनाइटेड नेशन बोल रहा है अबे तेरे घर का पानी है, जग में भर भर के लोटा दूँ, मतलब तेरे घर में क्या टंकी भरूँ मैं, सारा पानी चाहिए तेरे को। तो यूनाइटेड नेशन ने बोला कि ये पानी किसके अंदर आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा इंटरनेशनल रिसोर्स के अंदर, हम नहीं दे सकते। तो क्या होता है इंटरनेशनल रिसोर्स में जो सपोज ये वहाँ पर, अब इंडिया चाहता है कि ये उसको चाहिए, अब ये इंटरनेशनल रिसोर्स है तो किसको परमिशन लेनी पड़ेगी, ये परमिशन लेगी यूनाइटेड नेशन से। लेकिन यहाँ पे श्रीलंका है कि इंटरनेशनल रिसोर्स में जो चीज़ है, हो सकता है 5-6 कंट्री आ गई कि सर हमें यूज़ करना है, हमें करना है, तो इंटरनेशनल रिसोर्स किसको, मतलब वो इंस्टीट्यूशन किसको दे। तो एग्जाम्पल देख लो, मान लो कि यहाँ चाइना है, ठीक है, दिस इज चाइना। अब चाइना भी आ गया, पाकिस्तान भी यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान है। अब सब बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे बहुत सारे मेटालिक मिनरल्स हैं इंडियन ओशन के बेड पे। वैसे तो ये बे ऑफ बंगाल है, मुझे यहाँ बनाना चाहिए था, बट मैं यहाँ बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो सॉरी, वो एक्चुअली यहाँ पे है, ठीक है, तो मैं चलो यहीं बना देता हूँ, कन्फ्यूज मत होना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंडियन ओशन के बेड पे ना बहुत सारे मेटालिक मिनरल्स हैं। तो ये ना यहाँ पे
है। और इंडिया को लगता है कि अगर हमें ये मिल जाएगा तो हमारी मेटालिक इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। अब श्रीलंका को भी चाहता है, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन किसको दे? तो देखो बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं। सबसे पहली चीज़, हमें इसको पढ़ना नहीं है, एग्जाम में आएगा नहीं, बट मैं बता देता हूँ। देखो इंटरनेशनल रिसोर्स को लेने के लिए अगर झगड़ा हो गया ना, तो यूनाइटेड नेशन बहुत चला गया। यूनाइटेड नेशन बोलता है कि ठीक है, मैं इस रिसोर्सेज को निकालने का कॉन्ट्रैक्ट दूंगा। मान लो इंडिया को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है 5 साल का, तो इंडिया को जब कॉन्ट्रैक्ट मिलता है 5 साल का, तो श्रीलंका को जली, श्रीलंका को बोला हमें भी चाहिए, पाकिस्तान बोला हमें भी चाहिए। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ने थोड़ा कंडीशन लगा देता है कि 5 साल तक मैं दूंगा, लेकिन आपको मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको पे करना पड़ेगा, विच इज़ अ टैक्स। सो यू विल हैव टू पे मी द टैक्स, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच रिसोर्सेज आर अवेलेबल, यू हैव टू पे मी अ टैक्स। मतलब जितना रिसोर्स यहाँ पे है उतना टैक्स देना पड़ेगा। अब श्रीलंका बेचारी कंट्री, आज के भूखमंगे या भीख म्यांमार के नाम पे दे दो, ऐसा हालत हो गया। अब श्रीलंका क्या बोलेगा? तो श्रीलंका जो लड़ रहा था वो घर चले जाएगा कि सर टैक्स तो मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं जा रहा हूँ, चला गया। पाकिस्तान की औकात तो है नहीं, वहाँ तो आतंकवादी होते हैं और कुछ नहीं होते। पाकिस्तान भी बोला भाई इतना टैक्स तो मैं नहीं दे सकता है, चला गया, ठीक है। चाइना के पास ऑप्शन है। अब चाइना सोचेगा कि मैं जा सकता हूँ, लेकिन चाइना को फिर अपनी जहाज़ें यहाँ से यहाँ तक लेके आनी पड़ेंगी, फिर उसका फ्यूल का कॉस्ट, फिर उसकी मेंटेनेंस का कॉस्ट, फिर उस पर से टैक्स। इसलिए चाइना भी इंडियन ओशन में नहीं आता है रिसोर्स को माइन करने। सबसे अच्छा अवेलेबल ऑप्शन क्या है? इंडिया के पास है। इसलिए इंडिया को आराम से 5 साल के लिए क्या मिल गया है? माइनिंग करने का राइट मिला है। क्या? मैंगनीज नोड्यूल्स। देखो नोड्यूल्स क्या होते हैं, इसको हम लोग कुछ करेंगे नहीं, बस हमें इतना पता होना चाहिए कि इंडिया को 5 साल का मिल गया, ठीक है। तो मैंगनीज नोड्यूल्स क्या होता है? नोड्यूल्स मतलब बेसिकली इट्स लाइक मोती। देखो मान लो कि एक ऐसा पत्थर है और इस पे बहुत सारे ना मेटालिक मिनरल्स चिपके हुए हैं, ठीक है। ये बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे, मतलब छोटे मतलब दे कैन बी लाइक एज स्मॉल एज वो पॉपकॉर्न देखा है ना, पॉपकॉर्न से भी छोटे उतने हो सकते हैं, इतने छोटे छोटे हैं। तो ये सब ना एक पत्थर पे चिपके होते हैं, ठीक है। अब ये जब पत्थर पे चिपक के, तो इसमें क्या क्या मिलता है? इसमें तुम्हें मिलता है मैंगनीज होता है इसमें, और क्या मिल सकता है? इसमें मिलता है कोबाल्ट भी हो सकता है, इसमें तुम्हें मिलता है निकल भी होता है थोड़ा, इसमें तुम्हें मिलता है आयरन भी मिलता है, इसमें तुम्हारा मिलता है कॉपर भी मिलता है। इतने सारे मेटालिक मिनरल्स इस पत्थर पे चिपके हुए हैं। संख्या सबसे ज़्यादा किसकी है? सबसे ज़्यादा इसमें मिलता है मैंगनीज। तो क्योंकि नोड्यूल का मतलब होता है एक ऐसी चीज़, मतलब बहुत सारी जब एक चीज़ें बहुत चिपकी होती है ना एक साथ मिलके, उसे नोड्यूल कहते हैं। तो मैंगनीज क्योंकि सबसे ज़्यादा है इसलिए इसका नाम मैंगनीज नोड्यूल पड़ गया। और में कौन कौन सी चीज़ें हैं इसमें? कोबाल्ट है, निकल है, फेरस, आयरन है, कॉपर है। तो इतनी सारी चीज़ें जो है ना चिपक के इंडियन ओशन के इस पॉइंट के इस बेड पे पड़ी हुई है। और इंडिया सोचता है कि अगर ये छोटी छोटी चीज़ें मैं ले लूँ और फिर इसको इकट्ठा करूँ तो कितना लाख टन, सोचो हमारे पास क्या आएगा, इतने सारे मिनरल्स, मेटालिक मिनरल्स आएंगे। तो इंडिया अब सोचता है कि इनको हमें लेना चाहिए। तो इंडिया पेज अ टैक्स टू द इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी बिकॉज इट इज़ लाइंग इन एन इंटरनेशनल रीजन, ठीक है। एंड इंडिया हैज़ गॉट द माइनिंग राइट्स। मैंगनीज नोड्यूल्स को निकालो, अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करो और ऐश करो, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस। आई होप सबको मज़ा आया होगा, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगा होगा, और भी अच्छा आएगा। अभी हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सिविक्स सब शुरू करना है। आई नो मैं रेगुलर नहीं होता, वेरी सॉरी, कोशिश करूंगा रेगुलर हो जाऊं, लेकिन हमने अभी तक सारी चीज़ें कर ली। इस डायग्राम को बना लो। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे पिन डाउन करो कमेंट सेक्शन में, आई विल गिव यू द आंसर्स। एंड इफ एनी क्वेश्चन है तो उसको लिख देना, ऑफकोर्स मैं बोल चुका हूँ। सो ठीक है, इसको ले लो, डायग्राम बनाओ और ऐश करो, ठीक है, ले लिया। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। कंटिन्यूएशन वीडियो था इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा बना दें, और किसी को भी कोई दिक्कत हो तो नहीं होगी, अगले वीडियो में तो मैं आऊँगा ही, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। सो सी यू देन, टिल देन इट्स गुड बाय, शबा खैर, आई लव यू ऑल।